यस, सो वी वर एट अकाउंट्स। अच्छा, आपने ऊपर का सब रिवाइज किया? हाँ, नमित आ गया। आपने रिवाइज किया ऊपर का? ये एडवांसेस अंडर कंसोर्शियम, ठीक है। ये दो है जो है ना, ये दो बहुत पूछते हैं, गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस और एडवांसेस अंडर कंसोर्शियम। इसमें मैंने क्या बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट ने अगर गारंटी दी है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा। देखो, आपने देखा होगा कि इसकी ये जो चैप्टर है ना, इसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी है लर्न करना, ठीक है। ये नॉर्मल इंग्लिश है, ये ऑडिटिंग की टेक्निकल लैंग्वेज वाली इंग्लिश नहीं है। तो इसमें आप थोड़ा मन से लिख सकते हो, लेकिन आपको ये सब आपके इसमें आना चाहिए। अब जैसे देखो, यहाँ पे लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी एडवांसेस जो है, वेयर द गारंटी इज नॉट इन्वोक्ड वुड बी क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट्स। इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हो कि एन एडवांस विच इज गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड एसेट्स, दिस इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो वो दो बात करता है, एक तो स्टैंडर्ड एसेट के लिए करता है, मतलब एसेट क्लासिफिकेशन के लिए करता है, और एक इनकम की बात करता है। बोले इनकम रिकॉग्नाइज करते वक्त तू उसको एनपीए ट्रीट कर, ठीक है। इनकम रिकॉग्नाइज करते वक्त तू उसको एनपीए ट्रीट कर, क्योंकि वो सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, सामने वाला पैसा नहीं भर रहा। अभी तक तूने सेंट्रल गवर्नमेंट को फोन नहीं लगाया कि हमको गारंटी इन्वोक करना, इन्वोक करना मतलब अप्लाई करना, ठीक है, कि अब हमको गारंटी का पैसा चाहिए, तो अभी तक तुमने वो नहीं किया। तुम वेट कर रहे हो कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, ऐसा। तो वो क्या बोलता है कि मान ले तूने बीपीसीएल को लोन दिया, बीपीसीएल जो है वो लोन को बराबर ऑनर नहीं कर रहा, ठीक है, तो अब वो एनपीए कैटेगरी में जा रहा है, ठीक है। अब तू उसको इनकम रिकॉग्निशन के लिए एनपीए ट्रीट कर। तो उनकी जो इंटरेस्ट इनकम तेरी बीपीसीएल की लोन के ऊपर की है, वो तू रिकॉर्ड मत कर, वो तू जब मिलेगा तो रियलाइजेशन बेसिस पे रिकॉर्ड करना। लेकिन जो एसेट क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि अगर 90 दिन तक ओवरड्यू रह गया तो उसको अपन सब स्टैंडर्ड एनपीए बोल देते हैं। फिर वो एक साल तक सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रहता है, उसके बाद में फिर वो एक साल के लिए डी1 की कैटेगरी में आता है, फिर एक साल और हो गए, है ना, फिर वो डी2 की कैटेगरी में, अब वो डी2 में 2 साल रहता है। रिवाइज हो गया ये भी, एनपीए भी रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो आप एसेट, इसको बोलते हैं एसेट क्लासिफिकेशन, क्योंकि आप इस पे बनाते हैं प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डॉटफुल, उसमें मैंने बोला 15, 25, 40। 15 जो है वो सिक्योर हो या अनसिक्योर हो, अगर तू सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में है, मतलब फर्स्ट ईयर के एनपीए वाली कैटेगरी में है, तो तेरे को वो 15% का प्रोविजन डालना है। आपने देखा लेक्चर, तो आपको वो 15% के प्रोविजन में डालना है, सिक्योर हो या अनसिक्योर्ड। सिक्योर अनसिक्योर्ड का बाइफिकेशन कब होता है? फ्रॉम डी1, ठीक है, मतलब वो उसको एक साल सब स्टैंडर्ड एनपीए बोल के हो चुके हैं, अब वो डी1 में गया तो 15 के बाद में 25। तो अगर सिक्योर्ड लोन है तो 25% का प्रोविजन, मतलब 100 रुपए का लोन है तो 25 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बन जाएगा एनपीए के नाम का, और 75 आपकी बुक्स में दिखेगा बेटर। सेकेंड, सेकेंड अगर अनसिक्योर्ड है तो पूरा की पूरा सो लोन अमाउंट जो है वो आपका प्रोविजन बन जाएगा। गेट लगा बोल कार्तिक, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में डी2 था 40%, कि अगर वो डी टू कैटेगरी में कोई भी लोन 2 साल रहता है, बराबर है, वो एक साल डी1 में हो गया, अब उसके बाद में 2 साल वो डी2 में रहता है, तब अगर सिक्योर्ड है तो 40%, अनसिक्योर्ड है तो पूरा की पूरा 100%। और लॉस एसेट्स तो एकदम ही गए बीते, वो मैं अभी इमेज कर रहा था, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का गारंटी एडवांसेस है, तो एसेट क्लासिफिकेशन के लिए वो हर बार एक स्टैंडर्ड एसेट माना जाएगा, और उस पर 0% प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स बने, कुछ भी नहीं बने। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है भाई, राइट। लेकिन इनकम रिकॉग्निशन के लिए उसको एनपीए ट्रीट करना और उसका इनकम रिकॉग्नाइज मत करना, क्योंकि वर्चुअल सर्टेनिटी इनकम मिलने की नहीं, गवर्नमेंट ने सिर्फ लोन तक गारंटी दी है, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट तक गारंटी दी है। कोई डाउट है किसी को? कुछ भी डाउट है क्या? नहीं। उसके बाद में एडवांसेस अंडर क्वेश्चन से पढ़े थे, हमने बोला था कि एक लीड बैंक होता है, वो सारा पेमेंट पूल करता है, तो जो बोरोवर है ही रेमिट्स द फंड टू द लीड बैंकर, द फंड्स बिलोंग टू द एंटायर पूल, and the lead banker is not pardoning the share of other banks. In such a scenario, the other bank should treat the loan as an NPA and should arrange, either they should get a guarantee that at a certain date the amount will be received from the lead bank, or they have to create an NPA. वो ये नहीं बोल सकते कि आ जाएगा दे देगा, नहीं, लीड बैंक नहीं दे रहा मतलब उसकी नियत नहीं है, हो सकता है वो बैंक ही डूब जाए, तो तू एडिक्वेट प्रोविजन एनपीए नॉर्म्स के हिसाब से बना लेना। किसी को डाउट है?
क्या अपन ने इसका SNW किया था कंसोर्शियम का, ठीक है। मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, कंसोर्शियम वाला वापस से पढ़ लो अच्छे से, शिद्दत से एकदम। ड्राइंग पावर मैंने समझाया ही नहीं, वो मैं आगे करूंगा। ड्राइंग पावर अपने अपने कंसेप्ट है, एक बार ड्राइंग पावर इग्नोर करना। बाकी पढ़ लिया ना, ठीक है। अभी यहां तक का बैंक ऑडिट सबको कंफर्टेबल है क्या? ठीक है, कंसेप्चुअली एकदम कंफर्टेबल होगा, इसको 2 रिवीजन अच्छे लगेंगे, तब आप टेस्ट लिखने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अब हम इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव पे आ रहे हैं। वो पड़ाव भी बड़ा है, लेकिन अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को और अच्छे से समझेंगे। सिर्फ अपना अटेंशन बनाए रखना। अकाउंट्स वेयर देयर इज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। इरोजन का मतलब क्या? कोई भी चीज कम हो जाना, है ना, इरोजन। अपने बाल गिर जाते, क्या होगा, मेरे बाल इरोड हो गए, बाल के लिए ऐसा यूज नहीं करते। इरोजन बेसिकली लैंड वगैरह, सॉइल, हाँ सॉइल इरोजन है। ये कहां पढ़ा अपन ने? साइंस में पढ़ा था, राइट। सॉइल इरोजन, इरोजन, इरोजन मतलब कोई भी चीज कम हो जाना। तो इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या होगा निहाल? सिक्योरिटी, सर आपने लोन दिया, 10 करोड़ का लोन दिया, 10 करोड़ के बदले मान लो आपने उसका घर गिरवी रखा था। मॉर्गेज डीड, दो तरह के डीड होते हैं, इक्विटेबल और रजिस्टर्ड मॉर्गेज। रजिस्टर्ड मॉर्गेज इज इफेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज मॉर्गेज डीड। इक्विटेबल चार्ज डजंट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इट्स अ, हाँ, मियर डिलीवरी, बहुत बढ़िया है रास्ता, मियर डिलीवरी ऑफ द टाइटल डीड्स, ठीक है। तो आपने लिया 10 करोड़ का, आपने लोन दिया, आपने घर लिया, गिरवी रख लिया, सब कुछ ठीक है। अब 2-3 साल सब कुछ ठीक था। अब है ना, गांव में अफवाह फैल गई कि वो घर में भूत है, ठीक है। और इतनी स्ट्रांग अफवाह फैल गई कि वो घर फुकड़ भाव में कोई लेने को रेडी नहीं। अब वो 10 करोड़ के बदले 10 करोड़ का लोन दिया था, अब वो घर की वैल्यू रह गई मान लो 1 करोड़। उसके आजू बाजू के सारे घर अभी भी 10 करोड़ के ही है, सिर्फ वो एक घर की वैल्यू कम हो गई, बोले आप भूत है, ठीक है। उसको बोलते हैं इरोजन इन वैल्यू। समझ में आया? आ गया हूँ, हाँ। इरो, या फिर फ्रॉड कमिटेड बाय द बोरोअर, या फिर फ्रॉड, बोरोअर ने फ्रॉड कमिट किया। अरे उसने 100 टन तुअर दाल रखी थी, उसके बेसिस पे उसको सीसी दिया बैंक ने। बैंक ने क्या बोला, एवरी पीरियोडिकल स्टेटमेंट आप स्टॉक को उस लेवल पे रखना। उसने कुछ रखा नहीं, सारा स्टॉक बेच गया, भाग गया। पॉसिबल है? स्टॉक था, बारिश आई, सारा स्टॉक खराब हो गया, पॉसिबल है। तो इरोजन बहुत कॉमन चीज है किसी भी बैंक के लिए। समझ में आया? इरोजन मीन्स ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन और डिमिनिशन ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन होना, not prudent to following stages of asset classification. It should be straight away classified as doubtful or loss asset as appropriate as follows. उसको है ना आप D1 D2 ये सब में क्लासिफाई मत करो, ठीक है। इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कैन बी रिकॉर्ड एज सिग्निफिकेंट। आप वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के इरोजन को सिग्निफिकेंट तब बोलोगे जब द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इज लेस देन 50% ऑफ द, 50% से भी कम वैल्यू रहेगी इसकी, तो उसको तू क्या बोलेगा? ये सिग्निफिकेंट इरोजन है। क्या है? इफ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एज असेस्ड बाय द बैंक इज लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इन द बोरोअर अकाउंट, जितना बोरोअर से पैसा लेना बाकी है उसका 10% से भी कम का सिक्योरिटी बचा है। 10 करोड़ लेना था, 1 करोड़ से भी कम का सिक्योरिटी बचा है, the existence of security should be ignored and the asset should be straight away classified as a loss asset। और loss asset का मतलब क्या होता है?
it would be the one where loss has been identified by the bank or the internal or external auditors or the RBI inspection, but the account amount has not been written off. बैंक ने या आपने खुद ने किसी ने भी बोल दिया कि भाई ये पूरा की पूरा लॉस है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वहां पे स्ट्रेट अवे आपको 100% का प्रोविजन मार देना है। क्लियर हुआ बात? ठीक है। लॉस एसेट कौन से है? ये ऐसे एसेट है जिनमें हमने लॉस आइडेंटिफाई कर लिया है कि कोई सिक्योरिटी नहीं है, पूरी सिक्योरिटी इरोड हो चुकी है, कुछ पैसा मिलने वाला है नहीं। ये आइडेंटिफाई कौन कर रहा है? या तो बैंक खुद कर रही, या आरबीआई बैंक को बोल रही, ठीक है, या फिर कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट में मालूम पड़ा, जो भी है। और इस चीज का, वो पर्टिकुलर एसेट का अभी तक अमाउंट आपने राइट ऑफ नहीं किया, तो तुम क्या करना है? राइट ऑफ कर दे, उसको बोलते लॉस एसेट। ये समझ में आया इरोजन? तो इरोजन सिंपल है। इरोजन में क्या बोलता कि आप अगर इरोजन है, ठीक है, तो आपको स्ट्रेट अवे उसको डाउटफुल कैटेगरी में डाल देना है। स्ट्रेट अवे आप उसको डाउटफुल कैटेगरी में डाल देना, ठीक है, एज अप्रोप्रिएट एज फॉलोज। अभी आईसीएआई ने ना इस पे गाइडलाइन नहीं दिया कि डाउटफुल कैटेगरी मतलब D1 में डालू कि D2 में डालू, ठीक है। तो अब क्योंकि फॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिकल नहीं थ्योरी सब्जेक्ट है, तो अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपन भी डाउटफुल लिखेंगे, अपन D1 D2 लिखेंगे क्यों? यस। तो इरोजन अगर 50% से कम है तो वो डाउटफुल कैटेगरी होगी, और अगर आपका जो बोरिंग अमाउंट है उससे 10% की भी कम आपका सिक्योरिटी है, तो वो स्ट्रेट अवे माना जाएगा लॉस एसेट। मान लो कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। समझ में आ गया बात? कोई डाउट है क्या? है तो बताओ। क्लियर है? ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो गया, है ना? फटाफट पढ़ लो एक बार खुद के से, जल्दी जल्दी। सबने पढ़ लिया? सब कंफर्टेबल है? तो एरोजन का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपको दो पार्ट में आंसर करना है। एक, जहां पे सिक्योरिटी 50% से कम बची है तो आप उसको डाउटफुल में डाल दो। जहां पे सिक्योरिटी आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट से 10% से भी कम की सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी को करो इग्नोर और पूरा की पूरा डालो लॉस एसेट। क्लियर है? किसी को डाउट? कंफर्म? पक्का? साई श्याम क्लियर है? ठीक है। अब आ जाओ अगला टॉपिक, एग्रीकल्चरल एडवांसेस। क्या है? अच्छा, इस नाम से हम क्या समझ पा रहे देवांशी? लोन टू फार्मर सर, है ना? फार्मर को लोन। पढ़ो देवांशी। एग्रीकल्चरल एडवांसेस को दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, एक होता है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। देखो आपको समझना पड़ेगा, आपको पता होगा नहीं, कुछ कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको पूरा फ्रूटफुल हो जाने में 1 साल से भी ऊपर लगता है। कितना? 1 साल से भी ऊपर लगता है, तो उसको बोलते हैं 12 महीने से ऊपर लगना। कितने? तो अगर आप मैंगो ट्री लगा रहे हो तो मैंगो ट्री 2 से 3 साल लगता है मैंगो ट्री में प्रॉपर आपको उसमें आम आना, फिर उसको निकालना, फिर उसको बेचना। समझ रहे हो? तो उसको बोलते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। क्या बोलते हैं? तो द लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स वुड बी द क्रॉप्स विद क्रॉप सीजन लॉन्गर देन, जिनका क्रॉप सीजन मतलब कितना टाइम उसको क्रॉपिंग को लग रहा है, उनका क्रॉप सीजन अगर 1 साल से ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। अभी शुगर केन है, शुगर केन को उतना टाइम शायद नहीं लगता, ठीक है, शुगर केन मेरे ख्याल से 7-8 महीने में बन जाता है, ठीक है। लेकिन मैंगो हो गया, सैंडलवुड हो गया, ये सब जो चीज है ना, इनको लगता है समय, ठीक है। सीताफल हो गया, इन सबको लगता है समय, ठीक है, कि वो फ्रूटफुल होने के लिए उनसे कुछ पैसा कमाए, उसके लिए टाइम लगता है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चरल एडवांसेस को दो पार्ट में बांटे। एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप जिसका क्रॉप सीजन 12 महीने से ज्यादा है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जो लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है। जो लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है वो क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन है। आगे बढ़ो।
अप टू हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप रेज्ड, जो क्रॉप्स तुमने उगाए हैं उसकी हार्वेस्टिंग करना, ठीक है, उनको मार्केटेबल कंडीशन में लेके आने की प्रोसेस चालू करना, वो सीजन को बोलते हैं क्रॉप सीजन। ठीक है, जितना टाइम आपने उसको बीज को बोया था, फिर संजोया था, फिर आगे 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 करते करते अब आया पोजीशन हार्वेस्टिंग करने का, तो ये जो हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम है उसको बोलते हैं ड्यूरेशन, क्रॉप की कितना सीजन उसको टाइम लगा है। अभी हर स्टेट में हर जगह अलग अलग बैंक्स होती है, तो इन सबकी एक मिला के कमिटी संगठन होता है, वो डिसाइड, क्योंकि देखो हर एक बैंक का सर का दर्द है एग्रीकल्चरल लोन, क्योंकि उनको पैसा मिलता नहीं, सरकार बोलती हम देंगे, सरकार देती 10 साल बाद में और देती उतना ही, ठीक है, तो कोई भी बैंकर को वो नहीं करना है लेकिन करना पड़ता, तो ये कमिटी में मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम कौन से क्रॉप को लॉन्ग ड्यूरेशन बोलेंगे, कौन से क्रॉप को शॉर्ट। ये कौन डिसाइड करता है? स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी। समझ में आया? आगे देखो, एडवांसेस का एनपी अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, सब स्टैंडर्ड D1 D2 लॉस एसेट सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन वो है नॉर्मल एडवांसेस। एग्रीकल्चर एडवांसेस का एनपीए क्लासिफिकेशन अलग से होता है, ठीक है, तो वो हम अभी यहां पढ़ने वाले हैं। मतलब अगर एग्रीकल्चर एडवांसेस है सृष्टि, तो ये इधर से मालूम पड़ेगा कि उसको एनपीए कब बोलेंगे, उधर से मालूम पड़ेगा क्या सर 90 दिन हो गए, फिर ये फिर वो सब नॉर्मल के लिए, ठीक है। तो हमने एनपीए में क्या पढ़ा? एक तो नॉर्मल पढ़ा, फिर हमने पढ़ा गवर्नमेंट ने गारंटी किया तो क्या होगा, ठीक है, फिर हमने बोला कंसोर्शियम वाले में क्या होगा, तो कंसोर्शियम वाले में अगर उसने लीड बैंक को रेमिटेंस कर दिए और लीड बैंक बाकी बैंक्स को नहीं दे रहा, तो बाकी बैंकों को अपने बुक में एनपीए दिखाना पड़ेगा। फिर हमने बोला इरोजन, अगर आपके अंदर 50% से कम का इरोजन हो गया, लेस देन 50% इरोजन हो गया तो डाउटफुल रहेगा, और आपके बोरिंग अमाउंट से 10% भी आपके पास सिक्योरिटी अगर नहीं है तो आप उसको इग्नोर करो सिक्योरिटी, वो बोलते ना 10 क्या दे रहा वो भी तू ही रख, वैसी वाली बात है, ठीक है, वो 10% छोड़ो, आप पूरा की पूरा लॉस एसेट मार के प्रोविजन राइट। अब हम आखिरी पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर एडवांसेस, अब हम उसमें भी आखिरी चीज पढ़ रहे हैं कि इसका एनपीए क्लासिफिकेशन होता कैसे है। बोल। पहले बता रहा है वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का जिसको 12 महीने से कम का टाइम लगता है, है ना। अगर आपका जो इंस्टॉलमेंट है काय का, प्रिंसिपल का या फिर इंटरेस्ट का, किसी का भी हो, ठीक है, ईएमआई होता ना, ईएमआई में प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों होता है, ठीक है। कभी कभी एग्रीकल्चरल लोगों के लिए अलग अलग ईएमआई होती है, वो लोग बोलते हैं कि सर आप पहले, नॉर्मली क्या होता है जब भी बैंक, अगर आप कोई हाउसिंग लोन लेते हो, देखो ये मैं एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है, जब भी आप कोई हाउसिंग लोन लेते हो ना, तो पहले के 8-10 साल तो आप मैक्सिमम इंटरेस्ट भरते हो, आपका प्रिंसिपल बहुत कम कटता है, समझा, आपका प्रिंसिपल बहुत कम कटता है, आपकी ईएमआई में ज्यादा कंपोनेंट काय का होता है? ब्याज। मतलब अगर मान ले तू 10,000 की ईएमआई भर रही हाउसिंग लोन की, तो तेरे स्टार्टिंग के 10 सालों में वो 10,000 में से 8,000 तो ब्याज के है, मतलब तेरा प्रिंसिपल सिर्फ 2-2 हजार से कम हो रहा। लेकिन एग्रीकल्चर ये बैंक क्यों करती? क्योंकि बैंक बोलती हम पहले हमारा ब्याज वसूलेंगे और फिर हम प्रिंसिपल वसूलेंगे, और सही भी है, वो कमाने को बैठे हैं, चैरिटी थोड़ी कर रहे हैं वो। लेकिन एग्रीकल्चर में वो चैरिटी करते हैं, एग्रीकल्चर में वो क्या बोलते हैं कि आपका जो ईएमआई है उसमें से वो बाइफरकेट करके बता देते हैं कि आप 10,000 भरोगे, उसमें 7,000 हम प्रिंसिपल की काटेंगे, सिर्फ 3,000 हम इंटरेस्ट की काटेंगे। तो इसलिए वो बोलता है चाहे प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट हो चाहे इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट हो, अगर वो इंस्टॉलमेंट अनपेड है, ठीक है, अगर वो इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू है, ओवर ड्यू मतलब ड्यू डेट आ गया, पेमेंट नहीं किया, अगर वो ओवर ड्यू है, नॉर्मल सिनेरियो में हम क्या बोलते हैं 90 दिन ओवर ड्यू, 90 दिन जैसे हो गए, 91 दिन से उसको क्या बोलेगा तू? एनपीए। और कौन सा एनपीए? सब स्टैंडर्ड एनपीए, वेरी वेरी गुड। कौन सा एनपीए? देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एनपीए, दिस कंफ्यूजन आई हैड टिल माय सीए फैमिली, you should not have, there is nothing called as substandard and there is nothing called as npa, एनपीए का छुपा हुआ नाम क्या है? सब स्टैंडर्ड। मतलब 91 दिन से 91 डेज, 91st डे से इट विल बी डन है, कोई दिक्कत? बेहतरीन, ठीक है। अब सुनो, अब ये ड्यू, ये ओवर ड्यू है,
कितने पीरियड के लिए? फॉर 2 क्रॉप सीजन। अब शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप अगर है तो 12 महीने से कम का सीजन है। अब जो भी होगा, किसी का 6 महीने होगा, किसी का 4 महीने होगा, डिपेंड करता है ना तूने क्या उगाया, राइट। वो जो भी है उसका जो क्रॉप सीजन स्टेट लेवल बैंकर कमेटी डिसाइड करेगी, ठीक है। समझो फॉर एग्जांपल आप क्रॉप पकड़ो, जाम पकड़ लो, चलो पेरू, गुआवा, राइट। गुआवा का झाड़ है फॉर एग्जांपल 6 महीना लगता है, क्रॉप सीजन कितना है ये कौन डिसाइड कर रहा है? स्टेट लेवल बैंकर कमेटी, बराबर है। अब मान लो 6 महीना लगता है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन है, लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है। अब मान लो वो फार्मर ने 6+6 2 क्रॉप सीजन हो गए, 12 महीने तक इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया प्रिंसिपल का या फिर इंटरेस्ट का, तो अब इस लोन को हम बोलेंगे एनपीए। मैं इसमें वो कैटेगरी नहीं बता, ये एग्रीकल्चर अलग है ना। एनपीए, डायरेक्टली एनपीए, समझा ना? यहां तक कोई डाउट है क्या? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, समझो सामने वाले ने 10 लाख का लोन लिया, कितने का? 10 लाख का लोन लिया, सामने वाले ने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, 6 महीना एक क्रॉप सीजन है, 6 × 2 2 क्रॉप सीजन, 12 महीने हो गए। 12 महीने तक सामने वाले फार्मर ने 12 महीने तक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बैंक को पे नहीं किया, तब हम बोलेंगे कि ये लोन एनपीए है। मतलब अपन 2 क्रॉप सीजन उसकी राह देखने वाले। लॉन्ग ड्यूरेशन पढ़ बेटा। मतलब एक क्रॉप सीजन मतलब कितना? 12 महीना सर, एक साल से ज्यादा कितना भी हो, बहुत सही बोली उसने एक्चुअली, ठीक है। मोर देन 1 ईयर यूज ए टर्म। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा क्या? ये थ्योरी है, लेकिन अपन जितना प्रैक्टिकली समझेंगे उतना लर्न ज्यादा अच्छे से होगा। तो सर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में क्योंकि वो ऑलरेडी लॉन्ग ड्यूरेशन है, वो ऑलरेडी 12 महीना 15 महीना 18 महीना 2 साल 3 साल जो भी होगा, तो हम उसमें फिर एक क्रॉप सीजन तक का ही वेट कर सकते हैं। सर क्या होगा अगर नहीं दिया तो क्या होगा? एनपीए जाएगा। सर एनपीए जाएगा तो क्या होगा? एनपीए जाएगा तो उसकी पूरी की पूरी वैल्यू का क्या बनेगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल टैक्स। कोई डाउट है क्या? किसी को भी डाउट है क्या? हाँ बोलो, क्लियर है एकदम? पढ़ लो भैया, एक बार अच्छे से पढ़ लो, यही का ये लर्न करो, और इसको 5 स्टार मारो, ये भी बहुत पूछते हैं, इमीडिएट लर्न करो उसको। डन, सबको क्लियर है? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो पहले हम बोलेंगे एग्रीकल्चर एडवांसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। स्टेप नंबर 1, सर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, सर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। सर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप आर दोस क्रॉप which take more than 12 months for the crop season. Crop season is decided by state level banker committee. Short duration crops are those crops which are not long duration crops. NPA classification in agriculture advances are as follows. In case of long duration crops, if the in case of short duration crops, if the principal or interest amount remains overdue for 2 crop seasons, then the particular loan will be classified as an NPA. If in case of long duration crop, if the principal or interest remains overdue for 1 crop season, it will be considered as an NPA. नोट्स बनाते वक्त इसको जितना आप इस चैप्टर में जितना आप ग्राफिकल बनाओगे, जितने कम शब्द उतना क्विक रिवीजन। ये चैप्टर में नोट्स जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको 1.5 दिन में उतना टाइम अपन दे नहीं सकते, ठीक है। और जितना हो सके आप उसको बनाना छोटी छोटी हैंड राइटिंग में, 2 पेज 3 पेज के ऊपर रखना मत चैप्टर को, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में आता है। अभी ड्राइंग पावर अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी आ जाओ ऑडिट ऑफ एडवांसेस पे। अब क्या मैं कह सकता हूँ ये अपना असली ऑडिट चालू हुआ?
अपना ऑडिट में काम क्या है? ऑडिट करना कि सर अगर हम किसी बैंक में खड़े हैं, सर हम एसबीआई बैंक में खड़े हैं, अब वहां पे हमें एडवांसेस ऑडिट करना है। एसबीआई बैंक ने 100 कस्टमर, 1000 कस्टमर, लाख कस्टमर को एडवांस दिया होगा। तेरे को होम लोन दिया, उसको कार लोन दिया, उसको बाइक लोन दिया, उसको एजुकेशन लोन दिया, राइट? ये एडवांसेस का एज एन ऑडिटर तू ऑडिट कैसे करेगी? समझ में आया करना क्या है अपने को? ऑडिट ऑफ एडवांसेस। इन कैरिंग आउट ऑडिट ऑफ एडवांसेस, ऑडिटर प्राइमरी कंसर्न विद ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस अबाउट द फॉलोइंग। ऑडिटर को नीचे दिए गए चीजों को लेके क्या लेना है? ऑडिट एविडेंस। क्या लेना है? मतलब इन सब चीजों को लेकर सबूत इकट्ठा करना है। बराबर है? पहला क्या है परीक्षित? Amounts in balance sheet in respect of advances which are outstanding at date of balance sheet. मतलब सर बैलेंस शीट में ऐसे अमाउंट्स, मतलब एडवांसेस के ऐसे अमाउंट्स जो आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है, मतलब अरे सिंपल है, आपको एविडेंस इकट्ठा करना है। जो बैलेंस शीट में एडवांस को लेके अमाउंट दिख रहा है, वो अमाउंट को लेके आपको एविडेंस इकट्ठा करना है कि वो अमाउंट बराबर है या नहीं है। एक जीरो ज्यादा तो लगाया, एक जीरो कम तो नहीं लगाया, करेक्ट है? सो यू हैव टू ऑब्टेन एविडेंस विथ रिगार्ड्स टू व्हाट? अमाउंट्स इन द बैलेंस शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस। एडवांसेस को लेके बैलेंस शीट में क्या अमाउंट्स है, ठीक है, जो कि आउटस्टैंडिंग है एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। एडवांसेस रिप्रेजेंट अमाउंट ड्यू टू द बैंक। एडवांसेस क्या है? एडवांसेस जो भी अमाउंट आपके एडवांसेस में दिख रहे हैं बैलेंस शीट में। देखो ये लैंग्वेज थोड़ा उन्होंने डिफरेंट लिखा है, इसका मतलब समझो। आपको कंप्लीटनेस असर्शन, वैल्यूएशन असर्शन, ठीक है, अपन ने ये पढ़ा था अभी बीच में, करेक्ट है? जो पहला वाला है ना, ये है वैल्यूएशन असर्शन। क्या है? कि जो अमाउंट दिख रहा है वो अमाउंट सही है। ये वाला है राइट्स या ऑब्लिगेशन। क्या है? राइट्स या ऑब्लिगेशन। दैट मींस जो अमाउंट बैंक के बैलेंस शीट में एडवांसेस में दिख रहा है वो अमाउंट बैंक को ड्यू है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से वो अमाउंट बैंक को देना था और बैंक ने एसेट में दिखा दिया कि मेरे को लेना है। समझा? तो जितना भी अमाउंट एडवांसेस में दिख रहा है वो नॉर्मली कौन सा होना चाहिए? जो बैंक को मिलना बाकी है। तो उसको लेके सबूत इकट्ठा करो कि एडवांसेस रिप्रेजेंट्स दैट अमाउंट विच इज ड्यू टू द बैंक। और पहला क्या था? एडवांसेस आर द अमाउंट्स ऑफ एडवांसेस शोन इन द बैलेंस शीट आर आउटस्टैंडिंग एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। कहीं ऐसा तो नहीं कि औरंग ने 1 महीना पहले पेमेंट कर दिया था लेकिन बैंक ने उसके लोन का पेमेंट रिकॉर्ड ही नहीं किया, कभी यूपीआई में ग्लिच आ गया, वो पेमेंट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो बैंक केस में दिख रहा गौरांग से 10 लाख लेने हैं लेकिन गौरांग को 9 लाख देने, 1 लाख उसने पेमेंट कर दिया, ठीक है, लेकिन वो दिख नहीं रहा। तो आपको सबूत इकट्ठा करना है कि जो एडवांसेस आपके बैलेंस शीट में दिख रहे हैं अमाउंट, वो अमाउंट एक्चुअली आउटस्टैंडिंग है एज ऑन द बैलेंस शीट। दूसरा कि जो अमाउंट्स आपको एडवांसेस में दिख रहे हैं वो एक्चुअली बैंक को ड्यू। 2 पॉइंट हो गए, पक्का? तीसरा पॉइंट अनुश्री, कितना प्यारा पॉइंट है। चल पहले तूने देखा कि सर जो अमाउंट एडवांसेस में दिख रहे हैं वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, नंबर 1। दूसरा तूने देखा कि वो सर पूरा अमाउंट ड्यू भी है, ऐसा नहीं कि गलती से कुछ रिकॉर्ड कर लिया। चल ड्यू है ना, अब वो ड्यू है तो तूने कैसे बोला कि अमाउंट ड्यू है? तेरे मन मर्जी है क्या? तू कोई लोन डॉक्यूमेंट देखेगा ना, हाँ सर गौरांग को लोन दिया तो 10 लाख का लोन था और 10 लाख बैलेंस शीट में दिख भी रहा है, मतलब सब कुछ मैच हो रहा है कि अमाउंट ड्यू भी है, अमाउंट प्रॉपर भी है और वो ड्यू है, ये इस लोन डॉक्यूमेंट से आपको विजिबल है। क्लियर हो रहा है क्या? आपको चेन समझ रही क्या? एक्चुअली ये उल्टी चेन है। पहला तू लोन डॉक्यूमेंट देखेगा, फिर देखेगा वो ड्यू है क्या, और फिर देखिएगा कि जो अमाउंट दिख रहा है वो अमाउंट एक्चुअली आउटस्टैंडिंग है। समझ में आया क्या? 1 2 3 तीनों पॉइंट्स एकदम लॉजिकल, रन करने का काम ही नहीं है। इसका आप हाईलाइट कर लो, जो की वर्ड्स है उस सबको पूरा पॉइंट क्लिक हो जाएगा। एक तो ड्यू टू द बैंक, ठीक है, आउटस्टैंडिंग, अमाउंट्स आर आउटस्टैंडिंग, राइट, अमाउंट्स आर आउटस्टैंडिंग, ठीक है, एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट बोल सकते हो, और सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट। बस ये आपको लर्न करना है हरे वाले पॉइंट्स, ठीक है ना दिव्या? देर आर नो अनरिकॉर्डेड एडवांस। सर प्रेम को लोन दिया था, लोन डॉक्यूमेंट भी है, 10 लाख लेना ही बाकी है, लेकिन प्रेम की एडवांस की एंट्री ही पास करना भूल गए।
बाय प्रीमियम अकाउंट डेबिट एसेट टू बैंक, ये एंट्री थी क्योंकि बैंक से पैसा गया और प्रेम के नाम का अपन लेटर खड़ा कर लिए, ये एंट्री मारना ही भूल गया, उसको बोलते हैं अन रिकॉर्डेड एडवांस। एडवांस तो है लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए। क्लियर है? ठीक है, सो यहाँ पे आप कर सकते हैं अनरिकॉर्डेड एडवांसेस। आप देखो ये पॉइंट भी पहला होना चाहिए, अगर मैं क्रोनोलॉजी बोलूं तो पहला देखना चाहिए कि कोई अनरिकॉर्डेड तो नहीं है, दूसरा जो रिकॉर्ड है वो अप्रोप्रिएटली सपोर्टेड है लोन डॉक्यूमेंट से, तीसरा देखना चाहिए कि जो रिकॉर्डेड है वो एक्चुअली ड्यू है बैंक को, राइट, और आखिर देखना चाहिए कि जो अमाउंट दिख रहा है वो अमाउंट एक्चुअली आउटस्टैंडिंग है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमाउंट ज्यादा दिख रहा है लेकिन उसने पेमेंट कर दिया कुछ और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो आउटस्टैंडिंग कम है लेकिन अमाउंट ज्यादा दिख रहा है। समझ में रही है क्रोनोलॉजी? तो पहला कोई अनरिकॉर्डेड तो नहीं है, जो रिकॉर्ड हुए हैं उनका लोन डॉक्यूमेंट बराबर है क्या, जो रिकॉर्ड हुए हैं उनका बैंक को ड्यू है क्या वो चीज, और ड्यू है तो जो अमाउंट पे वो बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं क्या वो अमाउंट एक्चुअली आउटस्टैंडिंग, क्या आपको चारों पॉइंट लर्न हुए क्या, तो ये मगजमारी कमाएगी। ठीक है, यथार्थ There are the stated basis of valuation of advances is appropriate. है ना, जिस तरीके से आपने एडवांसेस का वैल्यूएशन किया है, सर एडवांसेस का वैल्यूएशन मतलब अरे मेरे भाई तू स्टॉक के ऊपर उसको लोन दे रहा है, उस स्टॉक का वैल्यूएशन करेगा कि उसकी क्या कीमत है, वो हिसाब से डिसाइड करेगा कि लोन क्या आना चाहिए अमाउंट, तो ये जो भी तूने वैल्यूएशन किया है वो वैल्यूएशन अप्रोप्रिएट है, बराबर है, यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिए स्टेटेड बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। हो गया, उसके बाद में द एडवांसेस आर डिस्क्लोज्ड, classified and described in accordance with the recognized accounting policy। ये आखिरी पॉइंट है, ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से ये फर्स्ट होना चाहिए, सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिर ये फिफ्थ सिक्स बराबर है, ई और एफ बराबर है, ठीक है, एक और है क्या देखते हो भी, तो ये समझ में आ गया ना आपको कि एडवांसेस सही तरीके से डिस्क्लोज्ड है, क्लासिफाइड है, प्रेजेंटेड है। सर इसका मतलब कि अरे जो D1 में जाना चाहिए वो D1 में गया, जो सब स्टैंडर्ड में जाना चाहिए वो सब स्टैंडर्ड में गया, जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड है, करेक्ट है ना, तो ये बराबर है, करेक्ट है। उसके बाद में आखिरी है एप्रोप्रिएट प्रोविजन टुवर्ड्स एडवांसेस हैव बीन मेड एज पर आरबीआई, आरबीआई ने जैसा बोला है उस हिसाब से आपने प्रोविजन बनाए हैं, 15%, 25%, 40%, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अनसिक्योर्ड था और आपने 40% का लगा दिया, अरे भैया 40% सिक्योर्ड का है, अनसिक्योर्ड तो पूरा की पूरा 100% है, ठीक है, तो आपने प्रोविजनिंग बराबर कर दी। हो गया ये पॉइंट लर्न, पक्का 30 सेकंड्स यहीं पे लर्न करो, प्रेम थोड़ा फोकस रखो, यहीं पे लर्न करो जल्दी, कम ऑन। कर लिया, हो गया ना, ठीक है, अब है ना हम आएंगे इवैल्यूएशन। अभी अपन ने क्या किया, ऑडिट ऑफ एडवांसेस,
है ना। यहाँ पे दो क्वेश्चन समझना जरूरी है। एक है ऑडिट ऑफ एडवांसेस। अब वो क्या बोलता है कि जो इंटरनल कंट्रोल बैंक ने एडवांसेस के ऊपर लगाए हैं, उन इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन करना। समझा। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप स्वैप मत कर देना, ठीक है। एडवांसेस को ऑडिट करना अलग बात होती है, एडवांसेस के ऊपर जो इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगाए हैं ताकि फ्रॉड या एरर ना हो, वो इंटरनल कंट्रोल कैसे है उनको इवैल्यूएट करना। करेक्ट है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये टेस्ट ऑफ डिटेल्स है और ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है, ठीक है। द ऑडिटर शुड एग्जामिन द एफिकेसी ऑफ वेरियस इंटरनल कंट्रोल्स ओवर एडवांसेस। जितने भी इंटरनल कंट्रोल एडवांसेस पे लगे हैं उनकी एफिशिएंसी ऑडिटर को चेक करना चाहिए, ठीक है। वो तो अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ऑडिट के अंदर, ठीक है ना। टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। जो भी सब्सटेंसिव प्रोसीजर, हम जब सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगाते हैं वो क्या है, एफएपी है। एफएपी का दूसरा नाम सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स है। तो हम एफएपी कब लगाते हैं, एफएपी इज नथिंग बट रिस्पॉन्सेज टू द रिस्क, है ना। आरएमएम को रिस्पॉन्स करने के लिए। तो आरएमएम क्या है, इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग, ठीक है ना। तो वो ये बोल रहा है कि इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी चेक करो ताकि आप अपने एफएपी का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट जान सको, ठीक है। अब बताइए कि आप जब इंटरनल कंट्रोल चेक करोगे तो आप क्या क्या पॉइंट चेक करोगे, ठीक है। सब लोग पहले 3 पॉइंट पढ़ेंगे जल्दी। अभी क्वेश्चन क्या है कि बताइए बैंक के इंटरनल कंट्रोल में जनरली क्या क्या आता है, जनरली क्या क्या आता है। पहला, द बैंक शुड मेक एन एडवांस ओनली आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ एज टू द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर। कि जो बोरोवर को मैं लोन दे रही हूं क्या उसकी सिविल स्कोर, क्या उसका क्रेडिट वर्दीनेस है, क्या मेरे पैसे डुबा देगा क्या वो। चेक करते हैं ना। अरे आप किसी को 1,000 रुपए देते हो तो आप सोचते हो कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो बैंक इतने रुपए देती है तो बैंक पूरा सोचती है, राइट, कि सामने वाले बंदे की क्रेडिट वर्दीनेस है क्या। तो पहली चीज तो आपकी इंटरनल कंट्रोल में क्या होनी चाहिए कि द बैंक शुड चेक फॉर द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर बिफोर मेकिंग एडवांस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाले चैप्टर में, चैप्टर 9 में, इसके बाद में चैप्टर 5 पढ़ने वाले, इन सब में लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आप में वो कीवर्ड्स आने चाहिए, बाकी आप मन से बनाओ, ठीक है। अ व द थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलता, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपन क्रेडिट वर्दीनेस, है ना। अंडरलाइन कर दो क्रेडिट वर्दीनेस। दूसरा, ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। सर ये क्या पॉइंट है, अरे यार ऊपर का पढ़ो। इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस शुड इंक्लूड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। इसको साथ में पढ़ो, पढ़ समझ। इंटरनल कंट्रोल्स, समझा। तो ये, सॉरी इसमें क्या है, हाँ, ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड बिटवीन द पार्टीज। में भी लिख दो, शुड बी, मतलब क्या है नंदिश इसका। सर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो अच्छे से एग्जीक्यूट होने जो भी डॉक्यूमेंट, अरे भैया आप अपने से प्रूफ होना चाहिए। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज किया, मतलब सिक्योरिटी ली, तो एक डॉक्यूमेंट बनता है, दोनों पार्टी साइन करती है कि अगर मैं डिपॉजिट, मैं डिफॉल्ट कर दूं तो मेरा घर बेच के पैसा वसूल कर लेगा। तो ये सब नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट होना चाहिए, साइन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए म्यूनिसिपालिटी, ठीक है। तब उसको बोलते हैं कि प्रॉपर लोन दिया गया, ठीक है। तो पहला क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस। दूसरा क्या है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तीसरा क्या है अश्विन,
तो बताओ क्या मतलब हुआ? जो टर्म्स और कंडीशंस में अपन एग्री हुए हैं तो फॉलो करना है। और मतलब इसके लिए अपन ने फंड लिए उसी के लिए उसको जिस पर्पस के लिए आपने फंड लिए हैं उसी पर्पस के लिए वो फंड यूज होने चाहिए। आपने फंड लिया कार खरीदने के लिए और आप उसको लगा रहे बिजनेस में, ठीक है? जो चीज के लिए आपने फंड लिया है उसके लिए आपको यूज करना है, ये आपका इंटरनल कंट्रोल चेक करना चाहिए। और उसके अलावा कि जो भी टर्म्स ऑफ सैंक्शन है उससे आपको कंप्लाई करना है, ठीक है? मतलब अगर बोला है कि हर महीने तू ईएमआई भरेगी तो भरेगी, फिर आप कभी उससे क्वार्टरली ले रहे कभी ईयरली ले रहे, वो चलेगा क्या? जब सैंक्शन हुए थे तब टर्म्स क्या डिसाइड हुई थी कि तू हर महीने ईएमआई देगी, मतलब देना पड़ेगा, ठीक है? 1 2 3 तीनों हो गए क्या? तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर दो टर्म्स ऑफ सैंक्शन और एंड यूज। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, और वापस पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, एंड यूज ऑफ फंड्स। वापस पहला, फोर्थ। पढ़ो सृष्टि। if the securities taken are in the nature of shares, debentures, etc. अगर आपने सिक्योरिटीज जो ली है जिसके बदले आपने लोन दिया है, अगर वो सिक्योरिटीज का नाम है शेयर्स डिबेंचर्स, तो The ownership of the same should be transferred in the name of the bank. तो आपको वो शेयर्स जो भी चीज है वो बैंक के नाम पे पहले ट्रांसफर कराने पड़ेंगे, क्योंकि वो इतने लिक्विड एसेट्स है कि वो लोन लेते से ही उसने जीरो पे जाके पंच कर दिया सेल, बैंक का पैसा भी चला गया, बैंक की सिक्योरिटी भी चलेगी, ढूंढते रहे किसने खरीदा वही नहीं मिलेगा। तो पहले वो शेयर अपने नाम पे कराओ और फिर एडवांस दो। तो अगर आपने सिक्योरिटी इन द नेचर ऑफ शेयर डिबेंचर है तो उसकी ओनरशिप पहले आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, और And the equity control of the securities be retained as a part of organization. है ना, आपके पास में उसका पूरा इफेक्टिव कंट्रोल भी होना चाहिए, मतलब सामने वाले के डीमेट से वो शेयर्स निकल जाने चाहिए, ठीक है? इसमें अंडरलाइन कर दो नेम ऑफ द बैंक, शेयर्स डिबेंचर्स, नेम ऑफ द बैंक। पहला क्या है, दूसरा, तीसरा और चौथा शेयर्स डिबेंचर्स, ठीक है? क्लियर है ना? पांचवा पढ़ो वर्का। All securities requiring registration should be registered in the name of the bank. जो भी सिक्योरिटीज है जिसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है वो सब बैंक के नाम पे रजिस्टर्ड हो जानी चाहिए, जो भी सिक्योरिटीज होगी, ठीक है? उसके बाद में Drawing power register should be updated every month to record the value of securities hypothecated. This entry should be checked by the officer. ड्राइंग पावर रजिस्टर मतलब ड्राइंग पावर कि कितना ड्राइंग्स, कितने एडवांसेस सामने वाला बैंक से ले सकता है, ठीक है? ड्राइंग पावर का मतलब क्या है कि अगर समझो कोई लोन लेने आया तो बैंक पहले ना उसकी हैसियत देख के एक अमाउंट डिसाइड करती है कि इसको अपन 10 लाख की लिमिट दे सकते हैं, 10 लाख की सीसीओडी दे सकते हैं, ठीक है? वो हो गई एक इनिशियल लिमिट। अब क्या होता है, एवरी मंथ उसके फाइनेंशियल चेंज होते होंगे, उसकी हालत ऊपर नीचे होती है, वो हिसाब से लिमिट भी ऊपर नीचे होती है, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग पावर, कि करंट स्टेटमेंट के हिसाब से उसकी कितनी पावर है कि वो 10 लाख में से कितना ड्रॉ कर सकता है, कितना। तो हर बार एक ऊपर की लिमिट तो होती है जो कि सैंक्शन के टाइम पे डिसाइड होती है। अब सैंक्शन के टाइम पे वो हीरो था, बाद में जीरो हो गया, तो 10 लाख ये रखते हैं लोग, लेकिन ड्राइंग पावर कम कर देते हैं। अब मान ले तूने 10 लाख का लिमिट सैंक्शन है, तेरा आज का ड्राइंग पावर 5 लाख है, लेकिन तूने 7 लाख उठा रखे हैं, तो तेरे को अल्टीमेटम मिलता है कि तेरे को इतने दिन के अंदर 2 लाख भर देने हैं, उसको बोलते हैं ड्राइंग पावर। वो कैलकुलेशन अपन कल सीखेंगे, समझना ये बात। तो बोलता है कि ड्राइंग पावर का रजिस्टर प्रॉपरली अप टू डेट रहना चाहिए हर महीना, ठीक है? और उसकी जो एंट्रीज हो रही है वो एक प्रॉपर ऑफिसर ने चेक करना चाहिए। लिखो, रजिस्टर शुड बी अपडेटेड एवरी मंथ। अगला पढ़ इसी का, The account should be kept within both the drawing power and the sanction. यही बोला मैंने अभी, आपका जो अकाउंट है वो हर बार
अंडर होना चाहिए, अंडर मतलब इससे कम, किससे, सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर। सैंक्शन लिमिट 10 लाख थी, करंट ड्राइंग पावर मान लो 5 लाख है, तो आपका अकाउंट कभी भी 5 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। वही बोल रहा है कि द अकाउंट शुड बी केप्ट विद इन बोथ द ड्राइंग पावर एंड द सैंक्शन। समझा, समझा, जस्ट लाइक मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, बस वही कंसेप्ट है। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम 6:30, स्टार्टिंग टाइम 6:45, वही कंसेप्ट है। ठीक है, क्लियर है ना, 6:45 लास्ट डेडलाइन है, बस वैसी वाली बात। ड्राइंग पावर आखिर इससे ऊपर आपका जाना नहीं। ठीक है, उस तो यहां पे डाल दो अकाउंट शुड बी केप्ट विद इन, अकाउंट शुड बी केप्ट विद इन बोथ ड्राइंग पावर एंड सैंक्शन। ठीक है, आखिरी पढ़ो नमित। All the accounts will exceed the sanction limit or drawing power or are otherwise irregular should be brought to the notice of the controlling authority regularly. जो भी अकाउंट्स सैंक्शन लिमिट से एक्सीड करते हैं, ड्राइंग पावर से एक्सीड करते हैं, या फिर कोई भी कारण से इरेगुलर है, तो आप इमीडिएटली आपका जो इंटरनल कंट्रोल है, ऐसे अकाउंट्स आप मैनेजिंग अथॉरिटी, मैनेजमेंट के नजरों में ला दो कि यार ये ऐसा प्रॉब्लम है, ताकि मैनेजमेंट उस पर्टिकुलर क्लाइंट से बात कर ले, भैया तेरा क्या है तो ठीक कर। राइट, किसी को डाउट? ठीक है, अभी इरेगुलर को अंडरलाइन करो और ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी को अंडरलाइन करो। ठीक है, ये हो गया अपना इंटरनल कंट्रोल। चलो लर्न करते क्या अभी। ठीक है, सारे पहले जो सेम पॉइंट्स है वैसे लर्न करते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो ऊपर के पॉइंट्स, हम पहले तो लोन देने के पहले किसी की भी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना चाहिए, अपना इंटरनल कंट्रोल हो गया। अब तेको डिसाइड हो गया कि तेको नंदीश को लोन देना है, तो तेको सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहिए, 2 हो गए। उसके बाद में अब क्या होगा, जो टर्म्स है वो अपनी प्रॉपरली जो है डिसाइड होनी चाहिए। ठीक है, जो टर्म्स सेल्फ सैंक्शन के लिए तूने दिया है, जो एंड यूज के लिए तूने दिया है, उसी यूज के लिए पैसा यूज होना चाहिए। चौथा, अगर हमने नंदू से मान लो शेयर्स, डिबेंचर ऐसा कुछ लिए, तो वो हमारे नाम पे ट्रांसफर करना चाहिए। अब ये 2 पॉइंट सेम है, एक तो ऑल सिक्योरिटीज और एक ये वाला पॉइंट, ये सेम है कि सारी सिक्योरिटीज जिसका जो बैंक के नाम पे होनी चाहिए वो बैंक के नाम पे ट्रांसफर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो पहला आपने देखा क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट वर्दीनेस, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, टर्म्स ऑफ सैंक्शन और एंड यूज ऑफ फंड। उसके बाद में 2 पॉइंट सिक्योरिटीज के दे कि सिक्योरिटी बैंक के नाम पे होना चाहिए, और जितनी भी सिक्योरिटी बैंक के नाम पे होना चाहिए वो बैंक के नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये हो गए 5 पॉइंट। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? अब उसके बाद में चालू होगा सिलसिला ड्राइंग पावर का। पहला तो ड्राइंग पावर का रजिस्टर अप टू डेट होना चाहिए और एक ऑफिसर ने चेक करना चाहिए। उसके बाद में ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट के विद इन रहना चाहिए आपका अकाउंट, और उसके बाद में अगर इरेगुलर है तो मैनेजमेंट के नोटिस में लेके आओ। ये 3 पॉइंट सेम है, खत्म बात। ये 3 पॉइंट सेम है, ये 2 पॉइंट सेम है, और ये 3 पॉइंट सेम है। ये हो गया आपका इंटरनल कंट्रोल। हो गया क्या? ठीक है, ये हो गया इंटरनल कंट्रोल। उसके ऊपर था ऑडिट। ऑडिट में क्या देखा आपने? ऑडिट ऑफ एडवांसेस में बिना देखे ट्राई करो ना यार, वो 4 पॉइंट तो नीचे से सेम है। सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ एडवांसेस है वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, अनरिकॉर्डेड कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ड्यू टू द बैंक होना चाहिए। ठीक है, आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए। आपका क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड और डिस्क्लोज होना चाहिए एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और एक प्रोविजनिंग वाला था। देखो कभी भी एसेट क्लासिफिकेशन आता ना तो साथ साथ में प्रोविजनिंग बैलेंस। ठीक है, हमने बोला क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब वगैरह, तो हाथों हाथ नीचे डेटर के पीछे पीछे कौन आता? प्रोविजन फॉर डाउटफुल। वैसा ही एसेट क्लासिफिकेशन के पीछे पीछे आता प्रोविजन। समझा क्या? ये दोनों आंसर को बस दिमाग में अलग अलग रख लेना। ये आंसर एडवांसेस का है, ये आंसर इंटरनल कंट्रोल का। ठीक है, 30 सेकंड्स का टाइम लेते हैं। इंटरनल कंट्रोल के 8 पॉइंट्स हैं। सब लोग बिना देखे ट्राई करो कि वो 8 पॉइंट आप अपने दिमाग में लर्न करो, फिर मैं किसी एक को पूछता हूँ। चलो,
चलो हो गया ना, ठीक है, बोलो कार्तिक। credit worthiness, necessary documents, share debenture in the transfer to the bank, registered to the bank, drawing power register should be updated every month. All the loan documents should be executed. All the documents, sanction के terms और end use of funds भी ensure. 5 हो गए, 3 बचे, देख लो 3 कौन से नहीं आते। चलो आगे लू क्या अभी, ठीक है, ओके, अभी 15 मिनट हमने पास में, लेट्स फटाफट फिनिश दिस अप। ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, इनकम, द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड अंडर दिस हेड, ठीक है। इनकम में क्या क्या आता है वो सुनो। अभी अपने देखो बैंक ऑडिट में बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सिर्फ एडवांसेस इंपॉर्टेंट है, इंटर लेवल पे वो खत्म हो गया। अब अपन बैंक की रेवेन्यू की ऑडिट करने वाले हैं। अब बैंक का रेवेन्यू किस किस तरीके से हो सकता है, इंटरेस्ट अर्न होगा, है ना, इंटरेस्ट इनकम बैंक ने कमाई होगी इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद आरबीआई एंड इंटर बैंक फंड्स, मतलब आपने कुछ लोन आरबीआई को दे रखा है, कुछ लोन आपने किसी दूसरी बैंक को दे रखा है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा आपको इंटरेस्ट मिलेगा एडवांसेस पे, सबसे मेन तो यही होगा ना भाई, 90% तो इंडिया में यही होगा ना। आम जनता को लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट कमाया, आम जनता का बिल डिस्काउंट किया उस पर डिस्काउंटिंग कमीशन कमाया, ठीक है। इनकम इन्वेस्टमेंट करी, मतलब कोई कंपनी में डिवेंचर लिए होंगे, किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया होगा, करेक्ट है। और इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद आरबीआई एंड अदर इंटर बैंक, अदर इनकम देखो क्या होगी, बिल कलेक्शन का कमीशन, है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट, मोबाइल बैंकिंग की फीस लेती है ना बैंक अपने से, ब्रोकरेज ऑन सिक्योरिटीज, है ना, बैंक अपने को इंश्योरेंस भी देती है, इंश्योरेंस का फीस रिन्यूअल, ठीक है। बैंक ने रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, फिर वो शेयर्स को बेचा होगा, उसको कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, वो भी अदर इनकम का, तो ये सब अदर इनकम के पार्ट है। क्या है, अदर इनकम के पार्ट है। तो ये है ना, आप लिखो होमवर्क और इसको करो डबल मार्क, डबल स्टार मार्क, पूछा हुआ है एग्जाम में, एक ही बार पूछा हुआ है, बार वापस से पूछ सकते हैं। क्या बोले, नहीं इसको लर्न करना है पूरा, कल लर्न करके आना है इसको, इसमें आगे लिख दो टेस्ट, हाँ ये तो पूरे आपको आने चाहिए। इसमें से आप लिख दो, क्या हुआ दिव्या, एनी 6, कोई भी 6 अदर इनकम आपको आनी चाहिए, कोई भी 6, पूरी मत लर्न करना, जो आपके मन में आए वो 6 लर्न कर लो, ठीक है, इतना कर सकते ना। अब आ जाओ यहाँ पे ऑडिट अप्रोच में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं डिस्कस करूँ, ठीक है। कि सर हमने इनकम दे देख लिया, एक तो मेन इनकम होगी और एक अदर इनकम होगी, अब उसका सर ऑडिट कैसे करूं। तो पहला है ऑडिटर्स कंसर्न, क्या है, पढ़ो अथर्व। Auditor's concern in carrying out audit of income, the auditor is primarily concerned with obtaining reasonable assurance that the recorded income arose from transactions which took place during the relevant period. ठीक है, जब ऑडिटर ऑडिट ऑफ इनकम कैरी करता है, मतलब कर रहा है, ऑडिट ऑफ इनकम जब कर रहा है तो वो कैसे कंसर्न है, उसको एक ही चीज कंसर्न है कि उसको एक चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस कि जितनी भी इनकम बैंक के बुक्स में दिख रही है ये इसी पीरियड में होने वाली इनकम है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये पिछले साल की इनकम है इस साल दिख रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगले साल की इनकम होने वाली थी, अगले साल इनकम अप्रूव होनी चाहिए और हम जल्दी कर रहे हैं, समझा है ना। अब जैसा कभी कभी क्या होता है, मेरे को याद है कोई कंपनीज होती है जो जनता को अपने कंट्रोल में करने के लिए उनको लोन चाहिए, मतलब डिवेंचर इशू करना है, लेकिन जनता उनके डिवेंचर में पैसा लगाने को इतनी कीन नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं कि हम डे 0 पे आपको 3 साल का 3 साल का डिवेंचर है, 3 साल का ब्याज हम डे 0 पे दे देते हैं। मतलब 1 लाख का लोन है एग्जाम्पल के तौर पे, और मान लो पर ईयर का 10% का ब्याज है और 3 साल का लोन है, 3 साल का डिवेंचर है, तो कितना टोटल 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, तो बोले आप हमको 70,000 दो, ठीक है, हम आपको 1 लाख देंगे, समझा। अब मेरे को बताइए 30,000 पूरे 1 साल के है क्या, तो ये 3 साल पे स्प्लिट होने चाहिए, लेकिन बैंक ने 30,000 की पूरा ईयर 1 में डाल दिया, सही बात है क्या। तो पहला कंसर्न वो है कि जो इनकम आपकी बुक्स में आई है वो इनकम उसी पीरियड की
होनी चाहिए, ये ऑडिटर का कंसर्न है। इसके लिए उसको रीजनेबल अश्योरेंस लेना है। रीजनेबल अश्योरेंस कैसे मिलेगा? बाय अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, पहला क्या है वापस पढ़ो, सब लोग जोर की बोलो, ठीक है? समझा? एकदम अच्छे से इंग्लिश समझ में आ गई? ठीक है, दूसरा पढ़ो, पढ़ो मिहिका। RBI direction. RBI has advised that in respect of any income which exceeds 1% of the total income of the bank should be accrued from accrual. मतलब आरबीआई ने क्या बोला है कि बैंक की टोटल इनकम जितनी भी है उसका 1%, उसका इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम, आरबीआई ने एडवाइस किया है कि कोई भी इनकम जो एक्सीड करती है 1% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द बैंक शुड बी कंसीडर्ड ऑन अक्रूवल। इसका मतलब क्या है पता है आपको? अगर कोई इनकम 1% से कम है तो तुम उसको अक्रूवल पे नहीं बता रहे हो और कैश बेसिस पे बता रहे हो तो भी अलाउड है, ओनली इन केस ऑफ बैंक्स। ये नॉर्मल अकाउंटिंग से हटके है ना, ये सीखा क्या अपन ने अभी तक? नहीं। लेकिन बैंक के केस में ऐसा होता है। क्यों पता है? बैंक की इतनी इनकम होती है, छोटी 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 छोटी, अक्रूवल करते बैठेंगे ना तो धंधा छूट जाएगा। तो बैंक ने क्या बोला? टेंशन नहीं है, अगर 1% से कम है ना, जब मिलेगा तब रिकॉर्ड करना, क्योंकि मटेरियल नहीं ना वो। आज रिकॉर्ड देख तू, एक तो आज रिकॉर्ड करेगा, कल उसका प्रोविजन मारेगा, नहीं मिली तो ठीक है, आज रिकॉर्ड करेगा, कल मिलेगी तो तू उसको रिसीवेबल से बैंक में लाएगा, ठीक है? तो तू कल ही रिकॉर्ड करना, तो तू उतनी रिकॉर्ड करेगा जितनी तेरे को मिली है, कोई प्रोविजन नहीं, कोई झंझट नहीं। समझ में आ रहा है? बात वापस बोलता हूँ, वन समझो किसी बैंक की टोटल इनकम है 100 करोड़, कितनी है? उसका 1% कितना है? तो बैंक आरबीआई बोलती है कि अगर मान ले तेरे को 70 लाख की इनकम हो, सर कैसे? मान ले कमीशन ऑफ बिल डिस्काउंट पकड़, तो तू उसको अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड मत कर। जब तेको एक्चुअली, हाँ इमीडिएटली उसने कैश दी है देखो, तू रिकॉर्ड कर ले। देखो उसने नहीं दिया ना, तू रिकॉर्ड मत कर। जब वो देगा, अगले साल देगा ना 70 लाख रुपए, तब तू उसकी एंट्री मार दे। झंझट मत पैदा कर कि तूने पहले अक्रू किया, फिर अगले साल वो बोल रहा मेरे पास 70 लाख नहीं है, 50 लाख की दूंगा, फिर तू 50 लाख की रिकॉर्ड कर रहा, 20 लाख का बेड डेप डाल रहा, वो सब मत कर। लेकिन ये कब? जब इनकम 1% से। समझ में आया क्या बात? सबको समझ में आया? ये पहले 2 पॉइंट मन में पढ़ो और लर्न करो जल्दी। हो गया? अभी तीसरा मटेरियलिटी। इफ एनी आइटम of income is not considered to be material as per the above norms, it may be recognized when same point नीचे है, ठीक है? रेवेन्यू सर्टेनिटी, बैंक्स recognize income जैसे कि इंटरेस्ट, फीस, कमीशन on accrual basis, that is as it is earned. It is an essential condition for accrual of income that it should not be unreasonable to expect the ultimate collection. AS9 भी ये बोलता है कि अगर अल्टीमेट कलेक्शन की सर्टेनिटी हो तभी तू अक्रू कर, अगर तेरे को सर्टेनिटी नहीं है कि उसका कलेक्शन होगा तो तू अक्रू करने की घाई, क्योंकि तेरे पीछे कौन खड़ा है? प्रूडेंस नेगेटिव। क्लियर है? तो पहला है ऑडिटर कंसर्न कि मेरे को रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए। किस चीज को लेके अश्योरेंस चाहिए? कि रिकॉर्डेड इनकम अरोज फॉर ट्रांजेक्शन जो कि उस पीरियड के है। दूसरा मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए आरबीआई के हिसाब से 1% का डायरेक्शन है कि उसको मैं अक्रूवल पे कंसीडर नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट सेम है। चौथा पॉइंट, मैं अगर कोई भी इनकम रिकॉग्नाइज करना हो तो इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट इट कलेक्शन।
कि उसका अल्टीमेट कलेक्शन जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, तभी मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। चौथा पढ़ो निहाल, पांचवा। रेवेन्यू होता ना, ये पांचवा ना, चौथा पढ़ लिया ना अपन ने। रेवेन्यू अनसर्टेनिटी। हाँ, In view of the significant uncertainty regarding ultimate collection of income arising in respect of non-performing assets, the guidelines require the bank should not recognize income on non-performing assets until it is actually realized. यही बात हुई थी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट के केस में अल्टीमेट कलेक्शन जो है वो डाउटफुल हो जाता है। इसके लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट के केस में इंटरेस्ट इनकम, कोई भी तरह की इनकम हो, वो रिकॉर्ड मत करना, जब रिसीव होगा तब रिकॉर्ड करना। आगे, When a credit facility is classified as non-performing for the first time, interest accrued and credited to the income account in the corresponding previous year, which has not been realized, should be reversed or provided. मतलब जब इसको अपन एनपीए बता रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को वो ओवरड्यू कैटेगरी में आया, 90 दिन तक ओवरड्यू था, 1 अप्रैल से एनपीए शिफ्ट हुआ। अब ये 90 दिन का तुमने कोई इंटरेस्ट अक्रू किया होगा, क्योंकि आपको जैसे ही आपने उसको एनपीए बोला, आपको कुछ भी अक्रू करना अलाउड नहीं है, लेकिन एनपीए के पहले तक तो अलाउड था ना, तो आप बाय गुड फेथ आप उसको अक्रू करे जा रहे थे। अब 1 अप्रैल को जैसे ही वो एनपीए आया, पिछले 6 महीने का इंटरेस्ट अक्रू करा हुआ है, पे हुआ क्या? पे होता तो वो ओवरड्यू में आता क्या? पे नहीं हुआ, तो वो क्या बोलते हैं, या तो उसका प्रोविजन पास कर दो या फिर उसको रिवर्स कर दो। समझ में आया क्या? मैं वापस बोलता हूँ, देखो बोर्ड पे देखो, ये 1 अप्रैल है, यहां पे वो एनपीए बना, ठीक है, कहां पे? यहाँ पे। ये है 1 जनवरी 2026, इसके पहले तक का पूरा बराबर था उसका। यहाँ पे जो अमाउंट ड्यू था वो उसने पे नहीं किया, फिर कुछ अमाउंट ड्यू हुआ होगा उसका 1/2/26 को, कुछ अमाउंट ड्यू होगा 1/3/26 को। हर महीने ड्यू होते ना पेमेंट, तो यहाँ पे भी पेमेंट नहीं किया, यहाँ पे पेमेंट नहीं किया। अब ये 90 दिन का दौर खत्म हो गया, अब यहाँ पे इसको एनपीए बोला जाएगा। अब जैसे ही उसको एनपीए बोला जाएगा, यहां से होने वाली जितनी भी इनकम है निहाल, वो रियलाइज बेसिस पे रिकॉर्ड होगी, अक्रूवल बेसिस पे नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेट कलेक्शन हो गया डाउटफुल। समझा? लेकिन जो तूने यहाँ पे अक्रू कर रखे हैं वो भी तो गलत हो गए ना, क्योंकि मिलने वाला है कि अभी वो कोई उसकी श्योरिटी नहीं है। तो आरबीआई क्या बोलती, या तो इसको रिवर्स कर दो एंट्री को, या फिर आप एक प्रोविजन पास करो। समझ में आया कंसेप्ट? ये वाली बात है, क्लियर एकदम? ठीक है, तो ये हो गया आपका रेवेन्यू अनसर्टेनिटी। अच्छा, पहला क्या था? ऑडिटर्स कंसर्न। हम पढ़ क्या रहे हैं, इनकम को ऑडिट कैसे करना। पहला मेरा है कि रीजनेबल एश्योरेंस रहना चाहिए कि जो भी इनकम है वो उसी पीरियड की है। दूसरा 1% गाइडलाइन की 1% ऑफ द टोटल इनकम, ठीक है, उतनी कोई अगर एक की इनकम है तो उसको अक्रूवल बेसिस पे मत करो। तीसरा हमने पढ़ा कि अगर मटेरियल अमाउंट नहीं है तो उसको रियलाइज बेसिस पे करो, अक्रूवल बेसिस पे मत करो। चौथा हमने क्या पढ़ा? अनसर्टेनिटी। अगर आपको अनसर्टेनिटी की जो अमाउंट आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया वो नहीं मिलने वाला है, अल्टीमेट कलेक्शन डाउटफुल है, तो उसको रिकॉर्ड मत करो। और पांचवा, इन केस ऑफ एनपीए there is huge uncertainty in terms of collection of the amount, hence ultimate collection is doubtful, hence in case of NPA income should not be recognized on accrual basis. If there is any past income which is recognized in case of NPA, then that income should be either reversed or there should be a provision for it. क्लियर है? ठीक है, बिल्स परचेस्ड, फॉलो गौरांग। In the case of bills purchased outstanding at the close of the year, the discount received thereon should be properly apportioned between the two years. ये करा है ना फाउंडेशन ने, सच्ची बोलना, क्या बात कर रहे हैं यार। कोई बिल अगर मार्च, क्या मुंडी हिला रहा है, कोई बिल अगर 1 मार्च को इशू हुआ और वो 3 महीने का बिल है, कितने महीने का? तो 3 महीने का डिस्काउंट है। तो ये सम्स थे ना अपने में कि 1 महीना जो है वो इस साल रहेगा और 2 महीने का जो डिस्काउंट है वो अगले साल है। तो वो यही बोल रहे हैं कि बिल परचेज के केस में जो कि बिल अभी भी आउटस्टैंडिंग है, साल खत्म होने के टाइम पे आउटस्टैंडिंग है, तो जो डिस्काउंट आपने वो बिल पे कमाया है उसको आप दोनों साल में प्रॉपरली अपोर्शन करोगे। 1 महीना ये साल, 2 महीना वो साल। नॉर्मल 3 महीने के ऊपर बिल रहता नहीं है। रीनेगोशिएशन पर प्रीत, Fees and commissions earned by the bank as a result of renegotiation or rescheduling of outstanding debt should be recognized on an accrual basis over the period of time covered by the renegotiated or rescheduled extension of credit. ये देखो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वैसे तो इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन है ना, ये जब प्रैक्टिकल चैप्टर था ना,
मैंने बोला था ना कि हमने बैंकिंग का प्रैक्टिकल कर रखा है अकाउंट्स में, हमको चैप्टर था बैंकिंग, उसमें ये चीज होती थी, बहुत बहुत ही डिफिकल्ट सम होते थे, अच्छे सम होते थे। सी क्या है कि आपने क्या किया, यहाँ पे आपने कोई कमाया फीस या कमीशन, ठीक है, ये फीस कमीशन क्यों, कभी कभी क्या होता है आपका लोन जो है वो थोड़ा खराब हो जाता है, मतलब आप पेमेंट नहीं कर पाते, बहुत सारे झंझट चलते, तो अपन बैंक को पास में जाते हैं, बैंक को बोलते हैं कि यार एक काम करो, हमको एक नया लोन बना के दो, हमारे टर्म्स रिवाइज करो, हमको 10 लाख का टॉपअप दो, मतलब और लोन दो, और पुराना जो आउटस्टैंडिंग है पुरानी बातें भूल जाओ, बोले एक नया टर्म्स बनाओ अच्छे से, ठीक है। तो बैंक ने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, अब हमको आप जो भी पुरानी बातें भूल जाओ, आपके मेरे झगड़े जीरो, आप मेरे को 5 सालों में पुराना अमाउंट प्लस जो ये नया 10 लाख दिया है मैंने आपको, वो ये अमाउंट आप मेरे को 5 सालों में दे दो, पहले साल में आपकी इंस्टॉलमेंट इतनी होगी, दूसरे साल में इतनी होगी, ऐसा पूरा टर्म्स बन गया। अब ये करने के लिए बैंक कुछ फीस कमीशन ले रहा है, वो हमको यहीं पे अर्न हो गया टाइम जीरो पे। तो आरबीआई क्या बोलता है कि ये जो फीस कमीशन तेरे को मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि तूने पूरा रीनेगोशिएशन किया, पूरा टर्म्स को रिन्यू किया, तो बोले इसको तू पहले साल में मत रिकॉर्ड कर, जितने सालों का वो रीनेगोशिएटेड टर्म्स है उसमें उसको इक्वली स्प्लिट कर। समझ में आ रही बात। तो फीस या कमीशन जो बैंक ने अर्न किया, क्यों अर्न किया, एज अ रिजल्ट ऑफ रीनेगोशिएशन या फिर रीशेड्यूलिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स, तो ये जो रिकॉग्निशन अक्रूवल बेसिस पे होना चाहिए, और ये फर्स्ट ईयर में पूरा, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो रीनेगोशिएशन टर्म्स में है उसको आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। क्लियर है के बात, ठीक है। ये 7 पॉइंट है जो आपके इनकम वाले पार्ट में है, बहुत क्रिटिकल है, अच्छा है। बैंक ऑडिट में आप अगर क्वेश्चन बैंक भी देखेंगे, मेरी ऑलमोस्ट हर चीज पे क्वेश्चन आया हुआ है, या तो आईसीआई की मॉडल टेस्ट में आया हुआ है, या पास पेपर में आया हुआ है, या आरटीपी में आया हुआ है, लेकिन आया हुआ है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो आप बोलोगे कि ये पिछले 2 अटेम्प्ट से ड्राइंग पावर आ रहा है, हाई चांसेस है कि ड्राइंग पर सितंबर में ना आए लेकिन जनवरी में आ जाए, मतलब सितंबर में तो आने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन जनवरी 26, सॉरी सितंबर 26, जनवरी 27 और मई 27, ये 3 अटेम्प्ट में से एक अटेम्प्ट में 100% ड्राइंग पावर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। सितंबर तो समझो बहुत कम प्रोबेबिलिटी, मतलब काय में आएगा, या तो जनवरी में आएगा या फिर मई में आएगा, और आपको पता है मई 26 और जनवरी 26 दोनों में आया था, मतलब रिपीट भी हो सकता है, मतलब ये अनयूजुअल था लेकिन रिपीट हो सकता है, लेकिन 2 अटेम्प्ट में आ जाए और तीसरे अटेम्प्ट में ड्राइंग पावर आए तो बाकी लोग बुरा मान जाएंगे, क्योंकि पूछने लायक चीजें बहुत है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अभी तक हमने वो तो करा ही नहीं है जिसमें बार बार क्वेश्चन आए हैं, लेकिन वो सिंपल है, टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्लियर है, तो ये आपको क्लियर है कि ऑडिट प्रोसेस। अभी कल आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, ठीक है, इसके ना, इसके इसके जो क्वेश्चंस है उसका मैं आपको प्रॉपर एक प्रिंट आउट दे दूंगा, वो आप अपने नोट्स में स्टेपल कर लेना, और आप ये नोट्स जो है वो प्रॉपर ग्राफिकल तरीके से बना लेना, तो क्वेश्चन आपको एक साथ में सारे मिल जाएंगे। इस चैप्टर के मत लिखना, 11 चैप्टर के पूरे कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, वो कर लिए होंगे, मेरा चेक करना बाकी, मैं चेक कर लूंगा, लेकिन ये चैप्टर के आप क्वेश्चन मत लिखना, भले मैं आपको पूरे क्वेश्चन की एक लिस्ट बना के दे दूंगा, ठीक है, वो आप स्टेपल कर लेना। अभी कल आपको क्या करना है, कल आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से लर्न करके आने, बस दैट्स इट। ना इसके पहले का कुछ लर्न करना है, मतलब रिवाइज कर लेना अगर आपका नियत अच्छी होंगी तो, लेकिन ये 2 लर्न करके आना अच्छे तरीके से, ठीक है। ठीक है, अभी कल अपन रिमेनिंग ये कवर कर लेंगे, और ड्राइंग कवर करके कल हमारा आखिरी क्लास रहेगा बैंक ऑडिट का। थैंक यू। हाँ बोल। हाँ पापा बोले वीड़ा, हाँ हाँ, मैं क्या बोल रहा, ब्रेक ले लो, प्रज्ञा मैम का शार्प चालू होगा 11:15 बजे पे, मैम आ गई नीचे, आप लोग वहां चलो, अब पेपर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा।